Good morning to all of you. Let's continue chapter number 4, chemical kinetics. Chemical kinetics. और इसके अंदर प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके थे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बाद में रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब कुछ हमने पिछले जो 2 वीडियो जो हैं उनके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन rate of reaction, relation between rate of reaction, between rate of reaction and stoichiometric coefficient। जो रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, आज हम उस रिलेशन को डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, ये आपने 11th क्लास में कहीं सीखा होगा। क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? देखिएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ये एक्चुअल में होता है कि मान लीजिए कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कि H2 इज इक्वल टू Cl2 और दोनों ने आपस में रिएक्ट करके बनाया हुआ है HCl। ये मेरे पास में एक इक्वेशन है, बट ये जो इक्वेशन लिखी है ये बैलेंस नहीं है। इसे हम बैलेंस करते हैं तो 10th क्लास में कहीं सिखाया जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, उससे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से जब इसे हम बैलेंस करेंगे तो आपको HCl जो है इसके आगे 2 आपको प्लेस करना पड़ेगा। अब ये जो बैलेंस इक्वेशन है आपके पास में, बैलेंस्ड इक्वेशन जो है, इस बैलेंस इक्वेशन में देखिए जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन का आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा होगा। क्लोरीन का आगे भी क्या लिखा होगा? 1। और HCl का आगे भी क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। तो ये जो यहाँ से लिखे हुए हैं ना, ये एक्चुअल में इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा, ये एक्चुअल में बताते हैं इनके नंबर ऑफ मोल्स। याद रखना है, किसको बताते हैं? इनके नंबर ऑफ मोल्स को बताते हैं। ये जो बैलेंस इक्वेशन लिखी हुई है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन का 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। Cl2 का आगे 1 लिखा है, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ Cl2। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद HCl बनेगा। और कितना HCl बनेगा? 2 मोल ऑफ HCl जो है वो बनेगा। तो हाइड्रोजन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल आपस में रिएक्ट करेंगे और HCl के जो हैं वो 2 मोल बनेंगे। तो ये जो 1 मोल और 2 मोल लिखा है, दैट आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, इन कोफिशिएंट को ही हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब ये जो कोफिशिएंट है 1, 1, 2, 2, ये जो कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट में और रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें क्या रिलेशन होता है, हमें ये जो रिलेशन है यही अभी डिस्कस करना है। इसके बेस्ड कंपटीशन में और CBSE एग्ज़ाम में खूब बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा, हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। देखो, आपने एक कंटेनर लिया, ले लीजिए, ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया? 2 गैसें यहाँ पर भर दी। कौन कौन सी 2 गैसें भरी हैं आपने? हाइड्रोजन गैस। ये तो जो ब्लैक जो मैं डॉट बना रहा हूँ, यहाँ से ब्लैक जो डॉट बना रहा हूँ, ये जो ब्लैक डॉट है ये है मेरे पास में हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसके अंदर दूसरी मैंने भर दी क्लोरीन गैस। तो ये जो मैंने ब्लू जो डॉट बना रहा हूँ,
दैट इज क्लोरीन गैस। ले लीजिए, तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी और मैंने इसके अंदर क्लोरीन गैस भर दी। कितने लिए हैं? इनिशियल अगर टाइम की बात करूं, शुरुआती टाइम की बात करूं, शुरुआती टाइम का मतलब है जब T1 जो था वो था 0 सेकेंड। इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, टाइम जो है वो 0 सेकेंड है। उस 0 सेकेंड पर जो हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर फिल किए हैं, ऐसा मान लीजिए हाइड्रोजन के मैंने यहाँ पर 100 मोल्स फिल कर दिए हैं और पूरा जो कंटेनर मेरे पास में यहाँ पर है, पूरा कंटेनर 1 लीटर का हो, तो हाइड्रोजन गैस जो मैंने यहाँ पर फिल की है, इस हाइड्रोजन गैस का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन होगा 100 मोल पर लीटर। दैट्स राइट। और क्लोरीन के भी बेटा मान लीजिए मैंने 100 मोल यहाँ पर भर दिए हैं, तो 100 मोल पर लीटर T1 टाइम पर। उसके बाद जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, तो दोनों के दोनों रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना रहे हैं, दोनों से बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, और जब बैलेंस करेंगे तो HCl कितने बनेंगे, डबल बनेंगे। HCl यहाँ पर बन गया है, तो यहाँ मेरे पास में HCl है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से जो HCl बन रहा है उस HCl को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, HCl बनेगा। लेकिन सुनना, ये HCl है, लेकिन सुनेंगे स्टार्टिंग में जब आपने T1 बराबर 0 टाइम की बात हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने केवल क्या फिल किया हुआ है, इस कंटेनर में केवल आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन ही फिल किया है। तो स्टार्टिंग में जो HCl है, ये HCl यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, ये होगा 0 मोल। दैट्स राइट। अब रिएक्शन कुछ देर के लिए होता रहा। मान लीजिए जो टाइम था वो टाइम अब बढ़ करके हो गया है 10 सेकेंड, बढ़ करके 10 सेकेंड हो गया है। 10 सेकेंड होने के बाद इस कंटेनर में मैंने यहाँ से हाइड्रोजन गैस को सर्च किया, दैट इज हाइड्रोजन। कंटेनर जो है, उस कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन गैस जो थी, उस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल या कंसंट्रेशन उसको देखा कि कितने हैं। तो मैंने पाया कि यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, वो धीरे धीरे क्या होगी, ख़त्म होगी, HCl में कन्वर्ट होगी। तो हाइड्रोजन जो मुझे मिला वो मिला 80 मोल पर लीटर। इस 1 लीटर के अंदर 80 मोल था। दैट्स राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ से क्लोरीन जो था, उस क्लोरीन को भी यहाँ से फाइंड आउट किया, तो मुझे क्लोरीन भी मिली 80 मोल पर लीटर। दैट्स राइट। अब देखिएगा, उसके बाद 10 सेकंड के बाद में मैंने यहाँ इस कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड HCl जो बना हुआ है, उस HCl को भी यहाँ से मैंने देखा। तो पहले तो इसके 0 मोल्स रहे होंगे, लेकिन 10 सेकंड बाद में H और Cl दोनों कंबाइंड होंगे, तो यहाँ से क्या बन गया होगा, HCl जो है वो HCl भी बन गया होगा। दैट्स राइट, HCl भी बन गया होगा। अब यहाँ से जो HCl बना है, HCl, वो HCl जो बना, वो HCl बना है यहाँ से 40 मोल पर लीटर, 40 मोल पर लीटर। अब आप कहेंगे कि सर आपको क्या पता 40 मोल पर लीटर ही बनेगा। ठीक है, इसके इतने ही होंगे। तो देखो बेटा, इनका रिलेशन आपको याद होना चाहिए। रिलेशन देखो, ये जो हाइड्रोजन है इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो है 1। क्लोरीन का आगे कुछ नहीं है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, और HCl का आगे लिखा है 2। ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनका क्या बताते हैं, रिलेशन बताता है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन का जब 1 मोल रिएक्ट करेगा तो उसके साथ क्लोरीन का भी 1 मोल ही रिएक्ट करेगा, और फिर जो HCl बनेगा वो 2 मोल बनेगा। ये इनका कोफिशिएंट है। तो हमने माना कि 10 सेकंड में 100 से ये 80 रह गया, इसका मतलब इसके कितने मोल रिएक्ट करके 20। तो जब इसके 1 के साथ 1 रिएक्ट करता है, तो इसके जब 20 मोल रिएक्ट करेंगे तो फिर इसके भी 20 मोल ही रिएक्ट करेंगे। दैट्स राइट। और फिर ये कितना बनेगा, तो देखो इनके 1 से ये 2 बनता है, तो फिर 20 से कितने बनने वाला है, ये बनने वाला है 40 मोल। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर ये 40 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन होगा यहाँ से। दैट्स राइट। अब चलिए, ये आपके पास डाटा आ गए। अब अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके बताइए, क्या कैलकुलेट करके बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो तो हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम।
यही होता है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये तो कॉमन फॉर्मूला है। हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट से निकाल रहे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन रिएक्टेंट से निकालते हैं तो कौन सा साइन लगाना है, माइनस का, ठीक है। फिर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते प्रोडक्ट से तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टेकन टाइम, और फिर यहाँ कौन सा साइन होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, फिर यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना नहीं है, ठीक है। तो ये तो कॉमन फॉर्मूला ऐसा हमने डिस्कस किया है, ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में। अब मुझे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन आप किसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो। आप चाहते हो सर मैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन है ना, इसके रेस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालना है रिएक्शन का रेट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पहला रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मुझे रिएक्शन का रेट निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या होगा रिएक्शन का रेट, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, और आगे कौन सा साइन यूज करना है, आगे आपको माइनस का साइन यूज करना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बोलिएगा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, माइनस का साइन लगाओगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है, ठीक है। तो चेंज हमेशा कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 80 मोल पर लीटर, इनिशियल कितना था 100 मोल पर लीटर, तो 100 मोल पर लीटर से 80 से 100 मोल पर लीटर इससे डिडक्ट कर दीजिए, ये लीजिए, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1 करके, दस राइट। चलिएगा T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 कितना है 10, T1 कितना था 0, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 10 सेकंड माइनस 0 सेकंड, ये लीजिए क्या आ गया है। जब यहाँ से इसको डिडक्ट करोगे तो ये माइनस का साइन एक ऑलरेडी पहले से रहेगा, -20 आ गया, नीचे 10 से 0 गया तो 10 आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 20/10 डिवाइडेड बाई 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट्स राइट। ये आपके पास आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है वो है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, बट ये जो रिएक्शन का रेट आया है ये किसका रेस्पेक्ट में आया है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब अगर आपको कहा जाएगा नहीं यार हमें तो यहाँ से नहीं, हमें तो पता ये क्लोरीन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो फिर आप कहेंगे कि सर बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन चेंज इन टाइम, बट याद रखना है रिमेंबर दैट क्लोरीन इज रिएक्टेंट, और फॉर रिएक्टेंट वी यूज्ड अ नेगेटिव साइन हेयर, दैट्स राइट, वी यूज अ नेगेटिव साइन हेयर, ओके। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, अगर मैं थोड़ा सा इसको उठा के इधर प्लेस कर दूं, चलिएगा क्लोरीन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, माइनस का साइन तो होगा, क्लोरीन का कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप क्या करेंगे -80 जो है उसमें से -100 करेंगे डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, टाइम कितना है वही T2 माइनस T1 करेंगे, और सीधा अगर मैं लिख दूँ 0 माइनस 10 सेकेंड, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया है यहाँ से, तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन आया है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का तो रहेगा ही पहले से, -20 आ गया डिवाइडेड बाई 10 आ गया, माइनस माइनस प्लस कट के सीधा मैं लिख दूं 2 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये लीजिए ये आ गया है रिएक्शन का रेट, किसके रेस्पेक्ट में आया है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्शन का रेट कितना है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी रिएक्शन का रेट कितना है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, दैट्स राइट। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं कहता हूँ नहीं, अब आप तो हमें HCl के रेस्पेक्ट में बताइए रिएक्शन का रेट,
अब हम तीसरा पॉइंट क्या है, अब है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू HCl। HCl के रेस्पेक्ट में बताओ, तो HCl के रेस्पेक्ट में क्या होगा, HCl के रेस्पेक्ट में होगा रेट ऑफ रिएक्शन, HCl के रेस्पेक्ट में होगा रेट ऑफ रिएक्शन, HCl के रेस्पेक्ट में होगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HCl अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो HCl प्रोडक्ट है तो यहाँ माइनस नहीं लगाना, प्लस लगाएंगे सीधे, ठीक है ना, प्लस ही रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ HCl में क्या चेंज आया, तो चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 40, इनिशियल कितना था 0, इतना चेंज आया है मोल पर लीटर। चेंज इन टाइम कितना है 10 - 0 सेकेंड, दैट्स राइट, इज इक्वल टू 40/10 इज इक्वल टू 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये लीजिए रिएक्शन का रेट आ गया। अब एक बार आप यहाँ से रिएक्शन का रेट को देख लीजिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो देखो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का रेट कितना है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कितना है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बट HCl के रेस्पेक्ट में क्या है 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं ये डाटा एक क्लास में दे दूं और बोलूँ कि भाई ये डाटा है, अब आप मुझे इस रिएक्शन का रेट बता दो, तो अब क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनमें से सम जो स्टूडेंट हैं वो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट बोलेंगे सर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है रिएक्शन का रेट। सम स्टूडेंट किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, Cl2 के अकॉर्डिंग, वो बोलेंगे सर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। बट कुछ जो स्टूडेंट है जिन्होंने रिएक्शन का रेट HCl का रेस्पेक्ट में निकाल दिया, वो बोलेंगे नहीं सर रिएक्शन का जो रेट है वो तो कितना है 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। अब रिएक्शन तो एक ही है ये, तो इसका रेट तो एक ही होगा, लेकिन कुछ कह रहे हैं 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कुछ करेंगे 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ इज दैट पॉसिबल, रिएक्शन एक ही है तो फिर रेट अलग अलग कैसे हो सकता है भाई। रिएक्शन अगर एक ही है तो रेट अलग अलग कैसे होगा, रेट तो एक ही रहेगा। तो फिर क्या करें, ये रेट एक कैसे आए, तो उसको एक ही लाने के लिए क्या कहते हैं साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि देखो भाई हो ये रहा है एक्चुअल में इनका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, बट HCl का 2 है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट डबल आ रहा है। तो अगर इस रिएक्शन का रेट को इनके इक्वली लाना है ना, तो ये जो 2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका डिवाइड लगा दो इसमें। तो इस 4 में जब आप इस 2 का डिवाइड लगा दोगे, 4 में जब 2 का डिवाइड लगा दोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड लगा दोगे, तो आपका 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो फिर रिएक्शन का रेट चाहे रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो चाहे प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो, बोलो बराबर ही आया कि नहीं आया। इस तरीके से अगर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर चेंज हो जाएगा तो फिर रिएक्शन का रेट हर किसी के रेस्पेक्ट में अलग अलग आएगा, बट रिएक्शन एक ही है, इसलिए रिएक्शन का रेट जो है ना वो रिएक्शन का रेट एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा सबके लिए। अब कॉमन कैसे निकालें, तो कॉमन निकालने के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका क्या लगाना पड़ा, आपको डिवाइड लगाना पड़ा, तो फिर सबके साथ में या सबके लिए रिएक्शन का रेट कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, और माइनस का साइन लिखना पड़ेगा। अगर मैं क्लोरीन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ तो फिर मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन चेंज इन टाइम, दोनों में माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं HCl के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा, HCl के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा चेंज इन कंसंट्रेशन HCl और चेंज टाइम। लेकिन अगर यहाँ से रिएक्शन का रेट निकालूंगा तो वो डबल आने वाला है और उसको इन सब के इक्वली रखना है, तो फिर उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था 2, उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो रिएक्शन का रेट है वो चाहे आप किसी से भी कैलकुलेट कीजिए, बोलो सिमिलर या सेम आएगा कि नहीं आएगा, सेम आएगा। दैट्स राइट, ये हो गया है रिलेशन बिटवीन
रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करें, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास में नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो और ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद अगर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया यहाँ से बन रही है, ये लीजिए, ये आपकी एक रिएक्शन है। अब यहाँ पर आपको रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो देखो रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ से देखिएगा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से अमोनिया के 2 मोल और जो हाइड्रोजन है उसके आपको यहाँ से 3 जो मोल हैं वो 3 मोल आपको लेने पड़ेंगे। हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन के आपको 3 मोल जो है वो यहाँ से यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये लीजिए। अब नाइट्रोजन जो है उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, हाइड्रोजन के 3, अमोनिया के 2। ठीक है, अब अगर देखिएगा उस कंटेनर के अंदर मैंने स्टार्टिंग का मतलब क्या है, स्टार्टिंग का मतलब है T1, जो टाइम था स्टार्टिंग वाला वो है 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पर अगर मैंने नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन के अगर कंटेनर में मैंने 100 मोल डाले हों और 0 सेकेंड पर मैंने हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन के भी कितने डाले हों, 100 मोल, तो T1 जो टाइम है उस T1 टाइम पर, ठीक है ना, T1 बराबर 0 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो अमोनिया है उस अमोनिया के वहाँ कंटेनर में 0 मोल होंगे, क्योंकि अमोनिया होगा ही नहीं कंटेनर में। हमने बस केवल क्या डाला हुआ है, कंटेनर में केवल हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ही वहाँ पर डाला हुआ है, अमोनिया वहाँ कंटेनर में नहीं होगा। दैट्स राइट। चलिएगा, अब जो है वो रिएक्शन जो है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो रिएक्शन थोड़े से टाइम के लिए होता है। मान लीजिए जो रिएक्शन है वो रिएक्शन जो है T1 से T2 हो गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इस कंटेनर में हमने चेक किया तो हमें पता लगा कि कंटेनर में जो अमोनिया है उस अमोनिया के 90 मोल बचे हैं। अब अमोनिया के 90 मोल हैं तो बताइएगा इसके कितने मोल कंज्यूम्ड हो गए। इसका मतलब 10 मोल जो हैं वो कंज्यूम हो गए इसके। ठीक है, अब देखो जब इसके 10 मोल कंज्यूम होंगे तो बताइएगा हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे। तो देखो बेटा, नाइट्रोजन का जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करते हैं। ये इनका स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है कि नाइट्रोजन के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन के 10 मोल के साथ में इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, इसके बेटा इतनी देर के अंदर इसके 30 मोल रिएक्ट कर जाएंगे। और 30 मोल रिएक्ट करेंगे तो 100 में से 30 रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर कितने मोल बचेंगे, यहाँ पर 70 मोल बचेंगे। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये 0 मोल था। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में कितना था, ये 0 मोल। तो बताइएगा, अब देखो इनका रिलेशन क्या कर रहा है, रिलेशन कह रहा है कि जब नाइट्रोजन जो है इस नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन के उसके साथ 3 मोल रिएक्ट करेंगे और ये दोनों आपस में कंबाइंड जब होंगे तो जो अमोनिया बनेगी ना उसके 2 मोल बनाएंगे। तो नाइट्रोजन से 3 टाइम्स ये रिएक्ट करेगा और 2 टाइम्स अमोनिया बनेगी। ये इनका रिलेशन है। तो नाइट्रोजन के जब 10 मोल रिएक्ट करेंगे तो इससे 3 टाइम 30 मोल ये रिएक्ट करेगा और इससे 2 टाइम दुगुना, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो 10 मोल रिएक्ट करेंगे तो फिर ये कितना बनने वाला है, जो आपके पास यहाँ से जो अमोनिया बनने वाली है, ये अमोनिया बनने वाली है 20 मोल्स। ठीक है, तो 20 मोल क्या बन गई है आपके पास, अमोनिया। अब आप रिएक्शन का रेट निकाल दीजिए। अगर आप यहाँ से रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हैं, पहले नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ से आप निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, नाइट्रोजन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, और कौन सा साइन लगाना है, माइनस का। ठीक है, ये लीजिए। नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ है, तो देखिएगा नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन चेंज निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस का साइन लगाएंगे। फाइनल कितना है 90, इनिशियल कितना था 100, डिवाइडेड बाय क्या है, टेकन टाइम। टाइम में कितना चेंज आया है, टाइम का चेंज यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 10 सेकेंड, ये लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 10/10 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आया नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में।
अब अगर आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो आपके पास आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, बट किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, और माइनस का साइन लगाओगे। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 70। इनिशियल कितना था? 100 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड। ठीक है, ले लीजिए। तो ये आपके पास आएगा -30 डिवाइडेड बाई 10 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, 30, तो 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं ये रिएक्शन का रेट निकालूं अमोनिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो चलिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अमोनिया के रेस्पेक्ट में निकालूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन क्या होगा? चेंज इन टाइम। लेकिन अमोनिया तो प्रोडक्ट है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 20, इनिशियल कितना था? 0 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम्स 10 सेकेंड। तो 20/10 इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये लीजिए। अब देखो दिखा, इस रिएक्शन का जो रेट था, इस रिएक्शन का रेट, ठीक है ना, इसका जो रेट है वो हाइड्रोजन का रेस्पेक्ट में ये आ रहा है, नाइट्रोजन का रेस्पेक्ट में आ रहा है 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आ रहा है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अमोनिया का रेस्पेक्ट में आ रहा है 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो तो देखा, तीनों के लिए ही या तीनों के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट डिफरेंट आ रहा है, बट ये रिएक्शन तो एक ही है, तो रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्शन का रेट तो एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये एक जैसा कब आएगा? इसको बराबर कब लाएं? कैसे करें इसको इक्वल हम? तो इसको इक्वल हम केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए? इक्वल करने के लिए तो जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उस स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड लगा दो। जैसे हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी हाइड्रोजन है नाइट्रोजन जो है इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इसका जो रेट आया इसमें 1 का डिवाइड लगा दो। इसमें जब 1 का डिवाइड लगाओगे तो ये यही रहेगा, 1/1 रहेगा, तो ये तो 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। तो इसमें 3 का डिवाइड लगा दो। तो इसमें जब आप 3 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अमोनिया का जो है इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो इसमें किसका डिवाइड लगा दो? 2 का। तो कितना आ जाएगा? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो दिखा, रिएक्शन का रेट सबके लिए कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से यह रिलेशन हुआ रेट ऑफ रिएक्शन और स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में। अगर अब इन सबको मैं कॉमन एक साथ लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिखूँगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके रेस्पेक्ट में? नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम, और आगे साइन माइनस यूज करना पड़ेगा। अब इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो इसमें तो 1 का डिवाइड लगा दो, लेकिन 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। अब मैं अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम ले लीजिए, और साइन कौन सा लगाना है? माइनस का लगाना है। अब देखो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? 3 है ना, तो इसका जो वैल्यू आएगी उसमें 3 से डिवाइड कर दो, मतलब 1/3। दैट्स राइट। और अब अगर हम अमोनिया के लिए निकालना चाहते हैं तो अमोनिया के लिए क्या हो जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये प्रोडक्ट है तो यहाँ तो माइनस लगानी है, पॉजिटिव लगाएंगे, और इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसकी जो भी वैल्यू है उसको किससे डिवाइड करना है? आपने 2 से करना है। ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। चलिए आगे सुनेंगे, आगे सुनना। आगे जो है वो है कि ये क्या है, ये जो है ये इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि टेक्निकल टर्म क्या यूज करनी है क्वेश्चन में। ये रेट ऑफ रिएक्शन है तो फिर ये क्या है? देखो बेटा, जब रिएक्शन होगी यहाँ से तो जो कंटेनर है उसमें नाइट्रोजन गैस है ना, ये नाइट्रोजन गैस डिसअपियर होगी। तो ये जो यहाँ पर लिखा है इसको हम बोलेंगे डिसअपियर रेट ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के डिसअपियर होने का रेट है। दैट्स राइट। और फिर ये क्या है? तो ये जो है ये है हाइड्रोजन के डिसअपियर होने का रेट। ठीक है ना, डिसअपियरिंग रेट ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज डिसअपियरिंग रेट ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये जो है, तो देखिएगा इस कंटेनर में अमोनिया का पहले कितना था, कंसंट्रेशन 0 था, लेकिन बाद में अमोनिया बनने लगा, तो ये जो है इसको क्या कहना है, दैट इज अपीरियंस रेट ऑफ अमोनिया, दैट इज अपीरियंस रेट ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया के अपीयर होने का रेट है। तो क्वेश्चन में बहुत बार क्या पूछेगा, बहुत बार आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा, तो ये कैलकुलेट करना है। कुछ क्वेश्चन में क्या कहेगा, कैलकुलेट द डिसअपीरियंस रेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के डिसअपीयरेंस होने का रेट बता दीजिए, तो फिर ये कैलकुलेट करना है। किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है अपीरियंस रेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया के अपीयर होने का रेट, इसका मतलब ये जो है ये पूछ रहा है। अब देखिएगा क्या रिलेशन हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपको बता दे रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको बता दिया, और पूछे अपीरियंस रेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अपीयर होने का रेट बता दीजिए, ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से आप कहोगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा 1/2 डेल्टा अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, ये लीजिए। तो यहाँ से एक्चुअल में ये तो कॉफिशिएंट था, इसे हटा दीजिए, तो ये जो है आपके पास में ये है अपीरियंस रेट ऑफ अमोनिया, ये तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 2 को उठा के कहाँ ले जाइए, उधर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल अमोनिया अपॉन डेल्टा टी, दैट इज अपीरियंस रेट ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये अमोनिया के अपीयर होने का रेट आ गया है, अपीयर रेट ऑफ अमोनिया, दैट इज अमोनिया के अपीयर होने का रेट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हो सकते हैं। अब हम 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन है एक, 2A प्लस में B इज इक्वल टू 3C, ये केमिकल रिएक्शन है। अब कह रहा है द रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ C एट टाइम T, किसी T टाइम पर रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ C रेट ऑफ 2A, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, 2A प्लस B इज इक्वल टू 3C, और कह रहा है द रेट ऑफ अपीरियंस ऑफ C के अपीयर होने का रेट, दैट्स राइट, C का अपीयर होने का रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डेल्टा T, दैट इज अपीरियंस रेट ऑफ C, अपीरियंस रेट ऑफ C, ये C के अपीयर होने का रेट है। ये जो है ये कितना है, दैट इज 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट्स राइट, ये लीजिए। तो फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट एट दिस टाइम, इसी टाइम पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एट दिस टाइम, नंबर 1 रेट ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है उसे कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या कैलकुलेट कीजिए, रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ ए, दूसरा कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ डिसअपीरियंस, रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ ए के डिसअपियर होने का रेट कैलकुलेट कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, दूसरा है रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ ए, डिसअपीरियंस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम, ठीक है, और डिसअपियर हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दिया है, ये 2 चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। अब ये जो इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के देखिएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए क्या है, ए का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, सी का कोफिशिएंट 3 है। तो इसके लिए अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो कहेंगे कि सर इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का, बिकॉज ए इज रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। लेकिन ए का जो कोफिशिएंट है 2, तो इसे हम 2 से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है।
अब अगर बी के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, दैट्स राइट. B is reactant, therefore we use a negative sign here. Or in respect of C, change in concentration of C divided by time. C is product, therefore we use a positive sign. What is the stoichiometry coefficient of C? Is 3, so it divided by 3. यह लीजिए, ये आपके पास में होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन. अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है सी के डिसअपियर होने का रेट. इसका मतलब आपको जो दिया है वो केवल ये वाला जो डाटा है ये दिया है, दैट्स राइट. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन. तो पहला तो हम ये कैलकुलेट कर देते हैं, नंबर 1. सबसे पहला हम कैलकुलेट कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. अब आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके बराबर होना है, ये पूरे के इक्वल है. ये 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी के बराबर है. अब आपको ये वैल्यू यहाँ से दी हुई है तो बोलिएगा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 इंटू ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये लीजिए, इसे सॉल्व कर दीजिए. 1.3 है उसमें 3 का डिवाइड लगा दो, ये आ जाएगा आपके पास में 4.33 इज इक्वल टू आ जाएगा 4.33 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये लो, पहला हो गया. अब आप दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर 2 क्या पूछ रहा है, पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. ए के डिसअपियरेंस होने का रेट का मतलब वो जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है ये, दैट्स राइट. क्या रिलेशन होगा, रिलेशन होगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम. ये डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है इसको 1/2 से, ठीक है ना. 1/2 को मैंने आगे लिख दिया है. ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय 1/3. यह लीजिए. अब यहाँ से याद रखना है ये जो है ये डिसअपियरेंस अपीयरेंस रेट ऑफ सी है और ये जो है ये है आपके पास में डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए. तो आपसे वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना. तो आपसे पूछ रहा है माइनस DA अपॉन DT, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए पूछ रहा है, ठीक है. अब ये कैलकुलेट करना है तो 2 को वहाँ उठा के ले जाओगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 डेल सी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये लीजिए, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 8.66 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये लो, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हुआ है रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. आपकी जो NCERT बुक है बेटा, उस NCERT बुक के अंदर और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.